Good evening. So yesterday we were मुस्लिम पर्सनल लॉ सर स्टार्ट करने वाले थे और थोड़ा-सा किए भी थे, उसके बाद जो है सर आप मतलब फर्दर इसको right. तो हम वहाँ तक पहुँच गए थे दैट काजी सिविल लॉ वगैरह सब सेम होता है। देन हमने ये भी देखा था कि मुस्लिम समाज में शरीयत का मतलब क्या होता है, कुरान, हदीस, कियास, इजमा, ठीक है, एंड ऑल दैट। लेट अस टॉक अबाउट, जल्दी से हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। नेहा, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, ये मैं 3 सेक्शन बना देता हूँ यहाँ पे। ये मैरिज का हो गया एंड ये उसका हो गया। सो ये मैरिज है, ये डाइवोर्स है एंड ये मेंटेनेंस है। आप लोग प्लीज़ नोट्स बना सकते हैं अपना। मुस्लिम एक सेकेंड यार, लेट मी ओके। सो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर या फिर मुसलमान मुसलमान धर्म के अंदर, मुसलमानों के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। वेयर एज इन ऑल द अदर रिलीजन्स, मैरिज इज अ संस्कार, okay, it's a religious spiritual activity, and there are a lot of things happening. So but there are many things under Muslim personal law where we should learn, and they are very progressive, and there are many things that the Muslim personal law should incorporate from all the other religions, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनकी शादी, जिसको हम निकाहनामा के नाम से जानते हैं, ओके। और यस, एनीबडी वुड लाइक टू से? ठीक है। निकाहनामा के नाम से जानते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट को, और जहाँ पे मियाँ बीवी जो उनमें शादी मंजूर तभी होती है जब एक दूसरे से वो लोग कबूल है, कबूल है, कबूल है बोलते हैं, तो वो शादी मंजूर हो जाती है। और वो कौन कराता है? काजी। ये वही काजी हैं जो हमने सुना है, मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी वाला काजी। एंड बीच में यहाँ पे आता है एक मेहर। There are many definitions of, I mean, spelling, sorry, yeah, spellings of meher, MEHR, MEHAR, there. मैं सिर्फ मेहर लिख दे रहा हूँ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मेहर वो रकम होती है जो अम, शादी के टाइम पे जो एक छोटा सा अमाउंट तय होता है, दैट दिस इज दी, एक गिफ्ट है या फिर एक छोटा अमाउंट है या बड़ा अमाउंट है, वो लड़की को जाएगा या लड़की का है, ठीक है। तो ये मेहर होती है। अभी इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पैसा रुपया हो, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, गहने जेवरात भी हो सकते हैं, एनीथिंग, ओके। राशि, ये मेहर की राशि तुरंत भी मिल सकती है, एट द सेम मोमेंट, इफ आई मीन द हस्बैंड और द मियाँ, इफ ही वांट्स, ही कैन गिव द राशि तुरंत, देन एंड देयर। और तलाक के टाइम पे दे सकते हैं, देना पड़ता है, या फिर मौत, आई मीन पास्ड अवे, इफ ही, आई मीन द हस्बैंड, इफ ही हस्बैंड इज नो मोर, देन द फैमिली ऑफ हस्बैंड, आई मीन द इन लॉज ऑफ द वाइफ, दे गिव, ठीक है। 3 इसके होते हैं। एक एक सर्वे हुआ था, मैं थोड़ा-सा इस पे आ जाता हूँ, विथ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, एक आई थिंक बीजेपी की ये विंग है, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन। इनका सर्वे हुआ था, एंड बेस्ड ऑन दैट सर्वे दे केम आउट, लगभग 5 के मुस्लिम वुमेन्स पे इंडिया में ये सर्वे हुआ था। बेस्ड ऑन दैट देयर रिपोर्ट, दे सेड जो मेहर की रकम होती है,
द अमाउंट ऑफ मेहर, आप लोगों को जान के हैरत होगी, शॉक लगेगा कि वो रकम क्या होती है। ऑलमोस्ट 84%, और ये अभी भी होता आता है, ठीक है, 84% ऑफ द पॉपुलेशन एंड द मुस्लिम कम्युनिटी, उनकी मेहर की रकम 0 से 1,000 रुपए होती है। एंड आउट ऑफ दिस 84, लगभग 44% में तो कुछ होती ही नहीं है, नो रहम, वो सिर्फ बोल देते हैं कि हम देंगे और देते नहीं हैं, और मे बी 10 रुपए और 5 रुपए ऐसे ऐसे रखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कोई आया, पायल। हेलो पायल, वेलकम टू द सेशन एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड। सर आज भी ड्राइव कर रहे हो आप? सर हमेशा। अरे ठीक है, ध्यान रखिएगा रास्तों का, और फिर से अपना रेडियो ऑन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी टाइप कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ओके। ओके सर। ठीक है गाइज, तो ये होती है मेहर की रकम, जो कि अब मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। सो लाइक 0 से 1,000 रुपए। बेसिकली क्या हुआ कि ये जो प्रथा थी अबाउट मेहर, ये कहीं ना कहीं हिंदू सिस्टम से ही इन्होंने सीखा था। हम लोग में दहेज कहते हैं, इनमें इनमें जहेज या पता नहीं समथिंग कुछ कहते थे, दैट कम्स फ्रॉम हियर, बट दे हैव मेड दिस वेरी ऑफिशियली वाला थिंग यहाँ पे आके, बिकॉज द मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज द अमाउंट। सर मेहर और दहेज दोनों तो अलग अलग चीज है, दोनों तो एक नहीं है ना। हाँ, दहेज अलग चीज़ है, मेहर अलग चीज़ है, लेकिन दहेज को इलीगल माना गया है, लेकिन एक पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि इनका ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लेने के लिए कुछ एक सब्सटेंशियल अमाउंट चाहिए होता है, तो वो इसको मेहर कहते हैं। दहेज वर्ड यूज़ नहीं किया, या ये जहेज वर्ड यूज़ नहीं किया है, ठीक है। बट तो ये सोसाइटी के थ्रू अभी भी इनके अंदर भी जो है चला गया। हाँ हाँ, ये है। There are many things under Muslim personal law which is still prevalent and which is unethical. Unethical means which is not constitutional. अभी हम समझेंगे उसको भी। So ये मेहर का अमाउंट है। नेक्स्ट अप जो आता है इनका अबाउट पॉलीगैमी। पॉलीगैमी में ये 4 विवाह है। मोमेन मोर देन ऑफ कोर्स 2, इट कुड बी 3 और 4, ठीक है, वो बाईगैमी से होके ही जाएंगे पॉलीगैमी में। सो कुरान कहता है, सो यू ध्यान से आप सुनना, कुरान कहता है दैट वाई अ मुस्लिम मैन शुड हैव 4 वाइफ्स। उसका रीज़न था, और ये रीज़न आपको ये भी ध्यान रखना है, दिस रीज़न वाज गिवन इन द एंशिएंट टाइम, इन द मिडिवल टाइम्स, व्हेन व्हेन जब सेक्स रेशियो कम था, ठीक है। तो कुरान का ये कहना है कि बहुत सारी क्योंकि वॉर में या फिर जब बहुत ऐसे युद्ध होता था, तो पुरुष जाते थे लड़ने, मेल यूज टू गो फाइट फॉर द बैटल फील्ड एंड देन दे डाइज, एंड देन प्लेंटी ऑफ विडोज एंड विमेन्स दे रिमेन अनमैरिड और विडोड एंड ऑल। उसको मेंटेन करने के लिए, हम ये सेक्स रेशियो को इक्वल करने के लिए, अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए हम ये प्रथा चलाए थे, दैट मोर देन 2 और 3 मुस्लिम विमेन कैन गेट मैरी विद सिंगल पर्सन। ये था पुराना रीज़न, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये भी था, और इसमें ये भी था, एक और क्लॉज था, कुरान ये भी कहता है ताकि वो जो महिलाएं हैं, वो मुस्लिम वुमेन हैं, उनके भरण पोषण का, उनके खाने पीने का, उनकी देखभाल का वो ख्याल रख सकेंगे, इसलिए, ओके। सेकंड जो रीज़न कुरान में मेंशन किया गया है वो, सर जैसे अभी जो है किसी अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे जो है इस तरह का जो है मेंटेनेंस चल रहा है। मतलब वहाँ पे जो है पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए 2 शादी जो है मिनिमम करना ही आपको, इस तरह से है। राइट राइट। और जो दूसरा था कुरान में, वो ये था कि अगर इफ यू आर मैरिंग मोर देन 1 women, 2 women, 3 women, but you should give a same respect the way you are giving your first wife, second wife और third wife। उसको उतना ही सम्मान, उतनी ही इज्जत मिले, उतना ही खर्चा पानी मिले, ताकि शी शुड सर्वाइव, एटलीस्ट द इकोनॉमिक लेवल वो मेंटेन रख सके अपना। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो अच्छी बात नहीं देखते, वो बुरी बात देखते हैं, ठीक है।
they misused these things, and for material gain, for material happiness, they married 2, 3, 4, 5 women. ठीक है? Now, इसी से रिलेटेड हम एक और चीज समझते हैं। आपको अगर मे बी यू शुड। सर रिसेंटली अभी सर्च कर रहे थे कुछ केस देखने के लिए, तो उसमें ये देखे थे कि पाकिस्तान के भी अंदर अगर पोलोगमी किसी को करना होता है तो बहुत मुश्किल होती है कि वो दूसरा शादी करने के लिए उसको बहुत पापड़ बनना पड़ता है। किसमें? पाकिस्तान के अंदर सर। पाकिस्तान? वहाँ पे भी सर इतना आसानी से नहीं होता है। यार देखो, Constitutionality। ये जो पॉलीगैमी है ना, पॉलीगैमी टू एन एक्सटेंट नाउ it is not prevalent. It is very much curved and limited in Pakistan, in Tunisia, Egypt, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब में बहुत एक वेरी वेल दे हैव कंट्रोल्ड इट। अब नहीं होता है, बहुत कम होता है, लिटरली बहुत कम होता है। लेकिन सर तो इससे सर कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि पोलोगमी जो है बिल्कुल जो है सही चीज नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं सही, बिल्कुल सही चीज नहीं है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मिसयूज भी क्यों करते हैं लोग। ठीक है, अभी पता चल जाएगा यहाँ पे। ओके सर। निकाह हलाला क्या होता है? हलाला मतलब क्या होता है बताइए, एनीबॉडी? नेहा, सूर्या, हलाला क्या होता है? Reading some verses and cutting the. I mean, halal. I think they do something kind of prayer before. नहीं, ये उस सो हलाला मीन्स परमिटेड, एंड हराम, जो हराम शब्द, द वर्ड दे यूज हराम, इट मीन्स नॉट परमिटेड। एंड व्हेन आई से नॉट परमिटेड, इट इज सिंपली दैट जो खुदा हैं, खुदा के अगेंस्ट है, ये दिस इज नॉट परमिटेड, और ये खुदा की मर्जी से है, दिस इज परमिटेड। ओके, सो निकाह हलाला मीन्स इट इज निकाह परमिटेड है और हराम इज नॉट परमिटेड। ओके, सिंपल मीनिंग, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब आते हैं इसके थोड़े से डीप एनालिसिस पे। सो व्हाट इज निकाह हलाला हियर? अरे पूरा मिट गया, फिर से कर देते हैं यहाँ पे। मैरिज हो गया, ये डाइवोर्स हो गया, और ये हो गया मेंटेनेंस। सो बेसिकली निकाह हलाला में क्या होता है कि इफ एक्स एंड वाई, ये दोनों पति पत्नी हैं, मियाँ बीवी, दे गॉट मैरिड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, हियर ही गॉट एंग्री, ही हैज़ हाई ब्लड प्रेशर एंड ऑल, गुस्से में आके इन्होंने तलाक 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 बोल दिया और ये हो गया तलाक। ठीक है, और ये म्यूचुअल कंसेंट से ये लोग ठीक है अग्री कर गए, एंड दे थॉट दैट लेट्स लिव सेपरेट फॉर सम टाइम। ओके, देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम they both thought, let us unite together. Okay, because whatever we did in the past was childish behavior and all, let's चलो हम करते हैं, फिर से शादी करते हैं, फिर से हम एक साथ रहेंगे। which this thing is not permitted in मुस्लिम पर्सनल लॉ, डाइवोर्स में ऐसा बिल्कुल परमिटेड नहीं है। ये उनके कानून के हिसाब से, रिलीजियस कानून के हिसाब से दिस इज हराम। ठीक है, सो what provision they have mentioned is that, so this woman, if she wants to marry again, if she wants to stay and live with X again, then she has to marry with another guy called Z, और इन दोनों के बीच में निकाह मुकम्मल होना चाहिए। When I say मुकम्मल, then physical relation इनके बीच में होना चाहिए। ओके, और जब ये निकाह मुकम्मल हो जाएगा वाई और जेड के बीच में, देन जेड विल गिव तलाक 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 टू दिस विमेन, वाई अगेन, तब वाई जाके इससे शादी करेगी। आई डोंट नो क्या लॉजिक था, कैसे बनाया, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन है प्रोविजन। ठीक है, बहुत ही इलिसिट प्रोविजन है, बहुत गलत प्रोविजन है। अगेन वुमेन इज यहाँ पे सर्वाइव करे, यहाँ पे उसके लिमिट्स को, पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोविजन था। नाउ ये जो हमारे धर्म के नाम पे जो धंधा करते हैं ना, हमारे ये पंडित पांडा और
मौलवी वगैरह, वो यही करते हैं निकाह हलाला। वो ये करते हैं कि एक्स और वाई के बीच में अगर कोई वो हो जाता है, तनाव आ जाता है, एंड दे हैव गिवन तलाक तलाक तलाक, बट दे वांटेड टू स्टे टुगेदर, तो वो क्या करते हैं, वो पैसे लेते हैं किसी भी फर्जी आदमी को, वो ये बता देते हैं तेरी शादी हो गई है, तू बोल देना कि निकाह मुकम्मल हो गया है, एंड देन वो वाइफ फिर से चली जाती है एक्स के पास। ये जो पूरा स्टेप है, दिस इज करप्ट प्रैक्टिस एंड देयर दे अर्न मनी। ठीक है। एक सर हाँ ये तो सर अभी जो मुल्ला वाला जो बता रहे हैं कि मुल्ला लोग जो है इस तरह का प्रैक्टिस करता है, तो सर जब एक और बाई तलाक बोल ही रहा है तो फिर जेड की जरूरत क्या है? जब तलाक हो ही गया सर, तो फिर जेड आकर के इस तलाक को क्या म्यूचुअल कर देगा? हाँ, तो the provision mentioned here in the divorce of Muslim personal laws that the divorce, I mean, इसने जब इसको डाइवोर्स दे दिया है, ठीक है, एक्स और वाइफ जब डाइवोर्स दे दिया तब दोनों अलग अलग हो गए हैं। जब इनको मिलना होगा तो एक फ्रेश रिलेशनशिप होगा। ठीक है। फ्रेश रिलेशनशिप के लिए इनको पहले इनसे करना पड़ेगा शादी। सर वही सर, डाइवोर्स जब ले ही लिए तो फिर म्यूचुअल होने की सर जरूरत ही कब पड़ेगी? डाइवोर्स लेने का मतलब ही होता है कि अब जो है हम दोनों का जो है म्यूचुअल होने का कोई संबंध आगे नहीं बनता है, तभी तो डाइवोर्स लेते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग अभी इस ग्रुप में बैठे हैं, वी आर इन दिस सेशन, वी आर ऑल सेंसिबल, ओके, वी हैव लॉजिकल रीजनिंग, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एथिकल मोरालिटी एंड ऑल, वी कैन इजिली फाइंड आउट द लूप होल। ये तो इजिली है, एक्स एंड वाई, क्या जरूरत है फिर करने की? बट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, टू मेक थिंग्स मोर करप्ट, यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है, विच इज़ नॉट, यही तो है। आगे हम जब केस के बारे में बात करेंगे तो दिस विल बी एलिमिनेटेड। अभी तो बात चल रही है इस पे, जब भी कानून आ जाए इस पे। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है। सेकंड हम मेंटेनेंस पे आते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, पायल ने क्या पूछा है, वर्बली सेट तलाक डज इट हैव एनी वैलिडेशन? अब नहीं है पायल, बिकॉज 2019 के बाद से अब नहीं है, लेकिन व्हेन आई विल डिस्कस द केस तो वर्बली तलाक से इट इज़ वैलिडेशन, एंड आई विल टेल यू देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ तलाक। ओके, मेंटेनेंस एक्ट में यू गाइज रिमेंबर दैट मुस्लिम पर्सनल लॉ दे से कि हमारे अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि हम महर की रकम, यहाँ याद है जो महर की मैंने बात की थी, बिकॉज दे हैव महर सिस्टम इन प्लेस, दैट इज़ वाई, क्योंकि महर में यही होता है कि जब डाइवोर्स होता है, मैंने बताया ना 3 चीज़ें, जब डाइवोर्स होता है या फिर जब किसी की मौत होती है, somebody dies or passed away, तो 3 महीने की इद्दत पीरियड होता है, जो भी आप कह सकें इसको, जुडिशियल सेपरेशन, और so इनके लैंग्वेज में 3 महीने का इद्दत पीरियड होता है। इस 3 महीने में नो फिजिकल रिलेशन, एंड एक जो अमाउंट होता है 3 महीने के बाद मिल जाता है इनको। तो फिर यही पूरी बहस भी है आगे, दैट वाई वी वुड पे द मेंटेनेंस थिंग, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हैव महर सिस्टम इन आवर मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो ये एक डिबेट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैरिज था, divorce था। यस सर। लेट अस मूव फॉरवर्ड क्विकली। डाइवोर्स में मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर 8 तरीके के डाइवोर्स हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर। ओके, एक सेकेंड, ये सब नोट कर लेना, मैंने कोई वो नहीं किया है आज भी। अब आते हैं हम डाइवोर्स में, यहाँ पे लेट्स सी। सो फर्स्ट इज तलाक, ओके, विच इज, सेकंड इज खुला, थर्ड इज मुबारत। मुबारत कैसे लिखेंगे यार, मुबारत। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है, मैं सब अभी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 2 3, फोर्थ इज तफवीज़, VISH या तफवीज़, जैसे भी आप हिंदी में लिखना चाहें, उर्दू में लिखना चाहें लिख लीजिए। लियान, खियार, आज पूरी उर्दू पढ़ा दूंगा तुम लोगों को। ये है कोर्ट,
So when I say court here, you remember 1935 में जो आया था शरीयत पर्सनल लॉ, या फिर 1937 में मैंने आपको बताया 39 में आया डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, वो ये है. ओके, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू गाइस. तलाक वी विल डिस्कस अभी करेंगे. खुला में ये होता है कि जो वाइफ है वो पहल करती है. द वाइफ शी इनिशिएट द डाइवोर्स थिंग, दैट आई वांटेड डाइवोर्स. एंड इसमें सबसे क्या जो शाणे होते हैं, जो लोग बहुत चालू होते हैं, वो क्या करते हैं कि दे वांट द तलाक वाला थिंग शुड get initiated from the wife's part, because when the wife will initiate for talaq, they don't have to pay the maintenance, matlab meher. Okay, so just because they don't have to pay the maintenance, that's why they influence wives to move forward with the talaq instead of them starting with giving talaq. ठीक है, ये इसमें होता है खुला में. मुबारत में क्या होता है? मुबारत इज लाइक म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं. एंड तफवीज़ में होता है दैट जो कमिटमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव कमिटेड टू माई वाइफ दैट आई विल स्टे विथ यू फॉर एवर, या फिर जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ रहूँगा, सो ऑन सो फोर्थ, एंड आई ब्रेक दैट कमिटमेंट एंड आई हैव डन समथिंग मिसचीफ, तो उसके तफवीज़ के खिलाफ आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में जा सकते हो कि that my husband he breached his words or whatever the commitment he has done. इसके खिलाफ आप जा सकते हो. ठीक है, बेसिकली ये जो है ये वाइफ जा सकती है, हस्बैंड नहीं जा सकता. वाइफ ही जा सकती है, जो बीवी है वो जा सकती है काजी के पास, दैट मेरे जनाब ने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था और तोड़ दिया उन्होंने, अब काजी फिर फैसला करेंगे. एंड लियान वो होता है व्हेन हस्बैंड ब्लेम्स वाइफ फॉर एडल्ट्री. ठीक है. खियार वो होता है, खियार हमने याद है हमने पढ़ा था कि हिंदू ये जो प्रोविजन है खियार का, ये हिंदू मैरिज एक्ट में लिया गया है. यहाँ से दिस हिंदू मैरिज एक्ट का जो खियार पार्ट है वो यहाँ से लिया गया है, विच मीन्स यू रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू गाइज, any minor in her puberty, if she got married and when she become adult and she thinks that the marriage is totally is like a business proposal or a contract or anything such like that, she has the right or provision to file a plea in under Muslim personal law, काजी वगैरह के साथ, और ये मैरिज को वॉइड कर सकता है. ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव कानून है, वैसा कर सकते हैं. ये चीज़ हिंदू मैरिज एक्ट में अडॉप्ट किया है, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है. मैंने बताया था ना कुछ कानून हैं बहुत प्रोग्रेसिव हैं, अच्छे हैं वो. एंड कोर्ट का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है. ऑल क्लियर? तो एक बार स्नो लिख दीजिएगा. सर हाँ बताइए. सर फिर यहाँ फंस गए सर इस बात को लेकर के कि ये जो डाइवोर्स का इतना सारा जो टेक्निक है, तो ये किस किस में लागू होता है? ये पूरे सिया सुन्नी या फिर किसी स्पेशल स्कूल कम्युनिटी वगैरह में है, या फिर सबके अंदर है? नहीं, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ अंडर हनफी संप्रदाय मेजॉरिटी में एंड सुन्नी में, बिकॉज इंडिया में तो सुन्नी है मोस्टली. बताया था ना मैंने कि इंडिया में प्राइमरीली शिया लोग इज इन ईरान. ओके, बट सर इंडिया के अंदर भी तो सिया है, जैसे कि एमपी के अंदर, फिर उसके बाद बंगाल के अंदर बहुत ही कम. देखो, और उनके लॉ जो है सर इससे भिन्न है. तो इंडिया के अंदर जो शिया लोग हैं दे डू नॉट, वही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. इंडिया के अंदर जो शिया हैं वो तलाक मानते ही नहीं है, वो ट्रिपल तलाक नहीं मानते हैं. वो अपने क्या कहते हैं इंडियन डाइवोर्स मैरिज, जो इंडियन डाइवोर्स है उस हिसाब से वो चलते हैं. दे आर वेरी लिबरल ऑन दैट. ओके, सो यहाँ तक समझ में आ गया राइट? एक बार यस नो बता दीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. Yes, sir. ओके, कूल. अब मैं आता हूँ तलाक, जो मैंने प्रॉमिस किया था या दैट दो फॉर्म्स होते हैं इनके. मैं पहले बता देता हूँ. दिस तलाक इज प्राइमरली मेल डोमिनेंट. कुछ भी कर लो, जीत पुरुषों की है इसमें, मुस्लिम मेन. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ तलाक हियर. फर्स्ट इज कॉल्ड तलाक सुन्नत
मैं कैसे लिखूं? तलाक ए सुन्नत एंड अनदर वन इज तलाक बिद्दत. बिद्दत BIDDAT होगा बिद्दत. ओके, बेसिकली ये वो है जो मैंने याद है मैंने बताया था जो मोहम्मद पैगंबर से जुड़ा हुआ है. ओके, मोहम्मद पैगंबर से ये जुड़ा हुआ है एंड दिस इज लाइक सम इनोवेशन, कुछ नया तरीका इन्होंने अपनाया. ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल था जो कि अब रिजॉल्व कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो. ठीक है, 2 फॉर्म्स होते हैं इसके भी. इसमें कहते हैं पहला जो होता है तलाक अहसन, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तलाक अहसन, और ये होता है तलाक हसन. अभी सब क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट दे दो. सर हम लोग भी उर्दू सीखने की कोशिश अरे कर रहे हैं सीखिए सर. इंशाल्लाह, सीखिए. ओके, सो क्विकली, तलाक में 2 फॉर्म्स होते हैं, तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत. तलाक सुन्नत वो जो मोहम्मद पैगंबर की तरफ से है, उन्होंने या उनके जो भी लीगल स्कॉलर्स थे उन्होंने ये फरमाया है. और ये जो है तलाक बिद्दत, दीज आर द इनोवेशंस व्हिच हैज़ बीन डन हियर इन द मुस्लिम लॉज. ठीक है, तलाक अहसन क्या होता है? बेसिकली तलाक अहसन ये कहता है दैट, कहाँ गया, कि आप लाइफ में, पूरे लाइफ में 3 बार तलाक कभी भी बोल सकते हो. ओके, लेट्स से हस्बैंड और वाइफ, वो उन्होंने शादी की. ओके, एंड 10 साल बाद देव गॉट सम डिफरेंसेस एंड हस्बैंड गुस्से में आके एक बार तलाक बोल दिया. ठीक है, उसके बाद फिर मामला शांत हो गया. फिर वाइफ को लगा कि नहीं यार सब कुछ ठीक करना है. फिर पता चला कि 10 साल बाद फिर झगड़ा हुआ, फिर एक बार ये जनाब तलाक बोल दिया. फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद झगड़ा हुआ, फिर तलाक बोल दिया. तो यहाँ पे जब तलाक बोलेंगे तो इनका तलाक मान्य होगा. मतलब तलाक अहसन में यू कैन नॉट से तलाक इन वन गो. थ्रू आउट योर लाइफ यू कैन से तलाक एनी टाइम. ठीक है, एक गो में आप नहीं बोल सकते हैं, भले आप उसको एक दिन में अलग अलग करके बोलें, या फिर आप महीने में बोलें, साल में बोलें, ऐसे होता है. ठीक है, और जैसे ही ये ख़त्म होगा 3 महीने की जो इद्दत पीरियड है वो चालू हो जाएगा. यू रिमेंबर वो जो मेंटेनेंस में हमने बात किया था, 3 मंथ्स आफ्टर तलाक तलाक तलाक, तो 3 महीने का इद्दत पीरियड चालू हो जाएगा. और जैसे इद्दत पीरियड चालू होगा, नो फिजिकल रिलेशन, एंड जैसे ये हो जाएगा देन वो जो महर की रकम है वो मिल जाएगी. ओके, सिंपल फंडा इसमें था. आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, राइट? एम आई क्लियर? यस सर. ठीक है, ठीक है. Sir, yes, but small question here. After 3 months maintenance, how much? I mean, like, how do they lead life? आफ्टर 3 months of maintenance, Yeah, they give a lifetime maintenance or maintenance only for the 3 months हाँ, period यही with तो this. प्रॉब्लम है. I mean, your question is that once the 3 months is completed, they got the meher rakam, then how will the wife will divorcee? Yes, how should हाँ, we यही like? तो मेन मुद्दा है एक्चुअली. That's the difference of equality comes that between Hindu, Muslim, Hindu, Christian, Jews, Parsi, Jainism, Buddhism women versus Muslim women. We will discuss. That's a good point. Okay, sir. Now, ये समझ गए आप तलाक हसन में क्या होता है. दैट ये कहता है कि जो 3 महीने की इद्दत पीरियड होती है ना, द जुडिशियल सेपरेशन कह लो या फिर इद्दत पीरियड ऑफ 3 months, हर एक महीने में आप एक बार तलाक 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 बोल दीजिए. और जैसे ही 3rd महीने में आप तलाक बोलेंगे और 3rd महीना कंप्लीट होता है, यू विल गेट द महर रकम एंड ऑल. दैट्स इट. ठीक है, ये फॉर्म था. एंड ये दोनों समझ में आ गया. दैट इज ईजी. ये एक बार में 3 महीने में एक एक बार जो तलाक की जो इद्दत पीरियड होती है उसमें बोलना है. और ये साल में आप ज़िंदगी में कभी भी आप बोल सकते हो 3 बार अलग अलग टाइम पे. नाउ व्हाट वाज द इनोवेशन दे डिड? इनोवेशन दे डिड वाज, आप
few people follow this and this as well, ठीक है, used to follow. आप क्या कर सकते हो इसमें, एक बार 3 तलाक बोल सकते हो, तलाक तलाक तलाक, कभी भी. ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, नॉट ओनली बाय वर्ड्स, रिटन. ये वाला रिटन फॉर्म में नहीं था, तलाके जो हमने पढ़ा है अभी, तलाके हसन, तलाके हसन, नो रिटन फॉर्म. यहाँ पे रिटन फॉर्म में भी हो सकता है. अगेन यहाँ पे भी इद्दत का 3 months है पीरियड जो है, ठीक है. वैसे तो ट्रिपल तलाक जो शिया लोग हैं वो नहीं मानते हैं, ओनली सुन्नी जो लोग हैं वो लोग मानते हैं, ठीक है. बेसिकली ये पूरा ही एक मेल डोमिनेंट सिस्टम है. इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा. तो यहाँ पे हम 8 फॉर्म्स ऑफ तलाक को मुस्लिम पर्सनल लॉ में समझ चुके हैं, वी हैव अंडरस्टूड. मैं जल्दी से आता हूँ. सक्सेशन जो इनका है वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है. बेसिकली जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में सक्सेशन है, दैट इज यहाँ पे एक टर्म चलता है इनका, शुफा. शुफा मतलब होता है दैट द डॉटर हैज एब्सोल्यूट राइट ऑन द प्रॉपर्टी. एब्सोल्यूट राइट में ऐसे लिख देता हूँ. Okay, the daughter has absolute right on the property. For example, I'll explain you guys. Agar this is a land, it's been divided into 4 parts, A, B, C, D. Okay, if B is male है, मान लो D is daughter है. अरे चल क्यों नहीं रहा? तो basically ये होता यूँ है. If it's a piece of land divided into 4 parts, brother and sister, if B wants to sell the land to an X, before selling this land to X, इन तीनों में पूछा जाएगा, anybody wants to buy, anybody wants to take, क्योंकि इस लैंड पे, because this is an ancestral property, okay, or maybe the property from the parents, या फिर जहाँ से भी उनको मिली हो, किसी से अर्जित की गई हो, self acquired property, if they four are the legal right, legal partners, so जो नॉर्मल प्रोविजन यही है कि ऑफ कोर्स पहले भाइयों बहनों में पूछा जाए दैट शुड यू विश टू टेक द प्रॉपर्टी, शुड यू वांट टू बाय इट. इफ यस देन टेक इट, इफ नॉट देन ये एक्स को सेल कर सकता है. प्राइमरीली होता नहीं है बिकॉज दे वांटेड टू स्टे विद अ क्लोज्ड कनेक्टिविटी. दे डोंट वांट somebody else from another caste or religion comes inside their property and form something, so अलग हो जाता है, ठीक है. डॉटर भी इसमें पार्ट करती है, शी हैज़ एब्सोल्यूट राइट. लेकिन यहाँ पे क्या होता है इस पूरे में, फॉर एग्जांपल अब ये जो लैंड है ये इन 3 में डिवाइड होगा. 1/3 ऑफ द थिंग विल गो टू डॉटर एंड 2/3 विल बी डिवाइडेड अमंग जो ए था और सी था. अंडरस्टूड? मतलब बेटी को मिलेगा ही मिलेगा, ये फॉर श्योर है. ओके, एक और होता है इनमें दैट फॉर एग्जांपल ऑप्शन 2 है that let's say a parent, he is उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको लगता है कि दैट उसके बेटे या बेटी वो बदतमीज़ हैं, बेगैरत हैं, मतलब कोई काम नहीं करते, लाइक दे हेट, used to hate his children's, or maybe he don't want to share his property to his children's. So there is a provision under Muslim personal law that this guy, this old man, or is the legal right of this land, he can only sell 1/3 of the land to others. Okay, rest जो 2/3 है वो ऐसे ही सेल होगा, ये ठीक है, इतना ही कर सकता है ये. सो अल्टीमेटली व्हाट ऑल द रिलीजन्स शुड टेक इट फ्रॉम मुस्लिम पर्सनल लॉ इज शुफा. शुफा वाला कानून अच्छा है, ये आप लोग अपने आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हो. ओके, एंड जो एक और क्या था यार, दिमाग से निकल गया मेरे, व्हाट वाज दैट, खियार, जो हिंदू मैरिज एक्ट था. ओके, वो प्यूबर्टी वाला, कि जब एडल्ट होगी, वयस्क होगी, तो वो अपना मैरिज वॉइड कर सकती है. शुड सी फेल्ट दैट it's just a business, not a marriage. ठीक है, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं
all the laws, personal laws of all the religion. Okay? तो अब आपको समझ में आया होगा that just to yes, एक्सक्यूज मी सर, सर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो उसमें जो प्रॉपर्टी का वो शेयर करते हैं तो उसकी रेशियो 14:7:3 इस तरह से नहीं है शायद। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट जैसे वो जो 14 है वो सन को देते हैं, 7 जो है 7 अपनी डॉटर को और जो 3 होगा वो उसकी वाइफ या उसकी बेटी को कुछ जाएगा। ऐसा प्रोविजन भी है जो आप बता रहे हो। या आई एम नॉट श्योर मींस मतलब मैंने सुना अपने हस्बैंड से ही सुना है ऐसे। सर हाँ हाँ 16 यार आपकी आवाज हाँ हाँ सर आई आवाज कैन जा हियर पा यू रही? यस प्लीज maybe you can write because I cannot hear you. Did anybody else heard Chandra? Maybe you can write. सर आवाज जा पा It's रही है? breaking यार. I think you should write Chandra. So Neha, you asked this question, right? यस सर। Right. So ये भी provision है, कहीं मैंने भी सुना है, but I think when you will break down this chain, one third or 2/3, वो कुछ ऐसा ही हिस्सा बन के आएगा daughters और उनके लिए 2/3 for male and 1/3 for women. हाँ ठीक है. So we'll stick to that अभी. अगर ऐसा कोई प्रोविजन है so we will have a discussion. एक वही मैंने कहा था कि the correct is like 16 Anna. अच्छा I am not aware, I mean I am slightly confused, so इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी. Let me come on the final conclusion. अगर होता है तो we'll discuss on chat rooms, ठीक है. अब हम आ जाते हैं. So you guys can hear me, right? वो तो सुन पा रहे हैं ना आप लोग? देखो ये बहुत important aspect है because the next 20-30 minutes is going to make you understand that what all we discussed in the last 3-4 session, how is it interrelated and interlinked. Now you can analyze or maybe critically analyze things that अच्छा judicial aspect ये कह रहा है, तो you can have your specific opinion on that, or maybe इसको हम constitutional aspect भी कह सकते हैं, ठीक है. So guys, so just remember one thing कि हिंदुओं में in Hindu system polygamy law was, I mean the bigamy or polygamy law was not allowed, okay, and neither in Hindu nor in Jainism, Buddhism or Sikhism nor in Christian, Sikh, Parsi, but Muslims में वो allowed था. ऐसा क्यों, क्या कारण है? और I'll tell you, you will be surprised to know that there are very very less percentage of Muslim from the time of independence they have opted for or gone for bigamy or polygamy. But there are large number of people in Hindu, they have gone for or opted for polygamy or bigamy. फ़र्क ये है कि जिस कानून में जो चीज़ें अलाउ हैं वो नहीं कर रहा है, जहाँ पे अलाउ नहीं है वो कर रहा है. हिंदू सिस्टम में पॉलीगेमी बाइगेमी अलाउ नहीं है लेकिन केसेस बहुत ज़्यादा हैं. मुस्लिम सिस्टम में अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे ना तो अपने आसपास पड़ोस कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि हिंदू की 2 शादियाँ 3 शादियाँ हैं, ठीक है. मैं तो कम से कम ऐसे 4-5 केसेस ऐसा जानता हूँ. एंड मुस्लिम में देयर आर केसेस, आई एम नॉट सेइंग देयर नॉट केसेस, बट देयर आर केसेस. वो तो होने भी चाहिए ना, बिकॉज उनका तो पर्सनल लॉ ही कहता है कि दैट यू कैन ऑप्ट फॉर इट, राइट. दैट्स द बिग डिफरेंस. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब मुस्लिम वुमेन को लड़ना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, दैट दे शुड गेट एन इक्वल राइट एंड ऑन इक्वालिटी based on the similar way Hindu women and all other religions they have got. लेकिन आंदोलन कौन करता है? हिंदू मेन करते हैं.
हिंदू मैन क्यों करते हैं? दैट आई वॉन्ट पॉलीगेमी, आई वॉन्ट बाइगेमी इन माई लॉज। आई मीन व्हाट द हेल। सो क्या इंसान इतना मटेरियलिस्टिक होते जा रहा है, क्या बताया जाए। चलो, सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स। यहाँ पे हम आते हैं, लेट अस डिवाइड हियर। तो एक है आर्टिकल 24 एंड ओहो चलो 25, and then there is another article 14, 15, 21, 14, 15, 21, 44. So why I have created this chart here to make you understand very logically that there are two scenarios, okay? One, people who are in favor of their religious practices, okay, that they should follow their rituals, they should follow their practice, उनके ही जो रीति रिवाज हैं वो फॉलो होने चाहिए उनके धर्म में। तो वो सहारा लेते हैं, दे टेक सपोर्ट ऑफ आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 25, ओके। फॉर में ये आता है दोज हु सपोर्ट रिलीजियस एंड धार्मिक practices, preaching, they support 24, 25. Those who oppose, AGAINST, those who oppose or they are against that, no, this is wrong. राइट टू इक्वालिटी मिलनी चाहिए, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मिलना चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए, कि मुस्लिम वुमेन एंड हिंदू वुमेन दे वुड बी ट्रीटेड सेम अंडर आई ऑफ लॉ। क्यों वहाँ पे पॉलीगेमी अलाउ है, क्यों वहाँ पे नहीं अलाउ है, ओके। वहाँ पे तलाक है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे निकाह हलाला है, दैट द वुमेन हैज़ टू मैरी द सेकेंड गाय शुड सी वांट टू बी अगेन विद हिज ओरिजिनल पार्टनर, प्रिंसिपल पार्टनर। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं। तो ये लोग जाते हैं यहाँ पे आर्टिकल इतने में और फॉर वाले यहाँ जाते हैं। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं, ओके। ये दो में समझ में आ गया है, मैं अब तो इसका थोड़ा सा रब कर देता हूँ सो दैट वी विल लुक इनटू डिटेल एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू कैन ईजिली रिमेंबर फ्रॉम नाउ दैट ये सब आर्टिकल होता क्या है। जब हम केस डिस्कस करते हैं ना, केस स्टडी करते हैं, देन द आर्टिकल कम्स, देन इट्स मच वेरी इजी फॉर अस टू लिंक, रिलेट। जुडिशियल एस्पेक्ट आ जाओ। सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल 25 पे। अरे यार, I'm so sorry, मैंने वहाँ पे आर्टिकल 24, 25 लिखा था, बट इट्स आर्टिकल 25 एंड 26, और आप लोगों ने भी नहीं बताया, ठीक है। बेसिकली इस आर्टिकल का यू हैव गॉट, अच्छा बताओ व्हाट इज द विथ रिलीजियस फ्रीडम। मैं इसको रिलीजियस फ्रीडम के नाम से लिख देता हूँ, ठीक है। एंड when you go detail into it, so it's like people may say personal laws or derives our marriages, anything here. When you say religious freedom, so they can it comes anything that if they are religiously free, getting freedom from all these aspects, so they can manage their property thing, they can manage their divorce, they can manage their marriage, right? नाउ 26 जो है, अभी हम आएंगे इस पे भी। 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि इसमें कहता है कि रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का राइट्स, जो भी अफेयर्स हैं, रिलीजियस अफेयर्स हैं, उनको अधिकार देता है उनको मैनेज करने का। फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके अंदर कोई सब कम्युनिटी है, दे हैव गॉट दैट ऑल राइट्स टू डू थिंग्स, ठीक है, ये कहता है। नाउ देयर इज अनदर, एक छोटा सा क्लॉज है जो वी विल डिस्कस लेटर, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल हियर, ओके। सो जो मेन इशू आता है वो ये आता है दैट इन दोनों आर्टिकल्स को मिला के
दैट हमारे धार्मिक कामों में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसकी भूमिका, उसका इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। और जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, जो 4 चेंजेस हैं, विच इज़ वो पॉलीगैमी, ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला, और चौथा क्या है? विमेंस राइट। मुस्लिम में मुस्लिम्स विमेंस राइट। अगर ये चीज़ें यूनिफॉर्म हो जाएं तो फिर कोई पंगा ही नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अरे कहाँ गया? ये तो मेरा हैंग कर गया। So next up, okay, it has come. Next up is those who are against these articles. Article 14, 15 and 21. So what does Article 14 say? Anybody? And Equality before law. ये questions अभी मतलब when I am explaining Sir, all equality these of things law. to you guys, maybe I'm interpretation में कर रहा हूँ, तो always related with the real मुद्दा, okay? मैंने यहाँ पे 4 मुद्दे लिखे थे, so that it will be more clearer on your part that yes, it is यहाँ पे loophole है, यहाँ पे loophole है, okay? Again, I am writing polygamy, triple talaq, nikah halala, and women's right, equality, and before law, equal protection of laws. 2 तरह की इक्वालिटी होती है, ओके? देयर आर डेफिनेशंस ऑफ इक्वालिटी इन डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंटली। प्राइमरली 2 तरह की इक्वालिटी भी होती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव इक्वालिटी वो होती है व्हेन द स्टेट सेज और द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ओके? इट्स वेरी जेनेरिक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता है दैट देयर शैल बी नो specific get into the details of what is being discriminated, what is not. So उनको अगर आप कोई स्पेशल सर्विस दे दें या फिर उनके तहत कोई कानून बना दें, that is called positive. उनको प्रोटेक्ट कर लें आप, that's called positive equality. It could be a question in your mains answer as well. Negative positive क्या होती है? US में बहुत चलता है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है? आर्टिकल 15 क्या कहता है, एक बार जल्दी से बता दीजिए आप लोग। राइट, आर्टिकल 15 हमें ये कहता on sex, caste, race, religion. हमें ये कहता है that state will not discriminate on these 5 things, which is sex, caste, religion, place of birth and race. All 6 right पायल। Yes गौरव, ओके? और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है? that women and child को, मतलब जो भी लॉज बनेंगे वो विमेन एंड चाइल्ड के पक्ष में बनेंगे। जब आप कभी डिटेल में पढ़ना 15 क्लॉज 3, विमेन एंड चिल्ड्रन, बिकॉज टू प्रोटेक्ट, बिकॉज दीज आर द वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। उसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है दैट अंडर आर्टिकल 15(3) दैट विमेन एंड चिल्ड्रन, कोई भी लॉ बनेगा तो इनके पक्ष में बनेंगे, in favor of women and children. So मेरे कहने का मतलब है, इसका I am interpreting the word which I have written in the constitution that you cannot limit women's right to give absolute right to a male. Okay, this is not written in the constitution, but you can limit the male's right to give absolute right to women or children. ठीक है, ये समझ में आ गया? नाउ आर्टिकल 21 तो हमको सबको पता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा केस आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1978 में, जहाँ पे राइट टू लाइफ तो चाहिए ही,
ठीक है, लेकिन वो एक क्या कहते हैं यार उसको, हाँ, राइट टू वो गरिमापूर्ण जीवन जीने का राइट टू डिग्निटी वो चाहिए। अब एक बात बताओ, ट्रिपल तलाक में जब 3 लाइफ महीने विद की इद्दत डिग्निटी सर। पीरियड कंप्लीट हो जाती है, देन द लेडी द वुमेन शी गॉट मेहर अमाउंट, एंड देन उसके बाद क्या होगा? वो एक गरिमापूर्ण जीवन है? कैन शी लिव विद अ डिग्निटी? नो, शी कैन नॉट लिव विद अ डिग्निटी लाइफ। और इन निकाह हलाला, वो जो वाई, जो जगह थी वाई की, याद है आपको? वो जेड और एक्स के बीच में वो फंस गई थी। क्या ये गरिमापूर्ण जीवन है? नो, इट्स नॉट। ओके, सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट इन मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन, दैट राइट टू लाइफ ऑल्सो मीन्स राइट टू लाइफ विथ लिव विथ डिग्निटी। ये भी था। ओके, और आर्टिकल 44 तो पता ही होगा। ये अगर नहीं पता फिर तो ये तो फिर अगर नहीं पता होता फिर तो फिर मैं आंसर भी नहीं चेक करता। सर इसी का ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। इसको डिटेल में थोड़ा मैं बताता हूँ आपको, टू सम अप वेरी क्विकली so that you can understand it very well. So as I said earlier, once again, that any base of UCC, any women or children or any other victim who has not got the justice with reference to religious practices and all, he, she can reach in the Supreme Court with Article 14, 15, 21, 44. And those are in practice of religion and preach religion, they can file plea to the Supreme Court that no, they have constitutionally guaranteed it. ठीक है, नाउ इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। आर्टिकल 25 वंस अगेन यहाँ पे आता है दैट रिलीजियस फ्रीडम, ऑफ कोर्स इसमें दो बातें कही हैं, इसको ध्यान से आप समझना। इट टेल्स व्हाट राइट वी हैव। इसमें दो सेक्शन आते हैं आर्टिकल 25 में, ए बी। ए में आता है दैट, उसको क्या कहते हैं यार, राइट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसे कुछ कहते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस कहते हैं कि जो अंतरात्मा का फ्रीडम है वो होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, इसका मतलब ये है कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, अगर वो भी अगर कुछ कहते हैं या फिर वो मानते नहीं हैं भगवान पे, तो उनका भी यहाँ पे अधिकार है। दे हैव ऑल्सो राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑल। ठीक है, ये उनके लिए बेसिकली केसेस सब क्लॉज जोड़ा गया था, राइट टू लिव विद कॉन्शियंस। वह बहुत लोग होते हैं ऐसे। ठीक है, दूसरा जो है वो है रिलीजियस फ्रीडम। ऑफ कोर्स जो आता है रिलीजियस फ्रीडम में क्या आता है, दैट दे कैन प्रैक्टिस, दे कैन प्रीच एंड प्रचार, एडवर्टाइज एज वेल। ओके, एडवर्टाइज में एक पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट है, इसका एक अलग केस है, एक अलग चर्चा है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की। मतलब कि पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी को फंसाना नहीं है, हमें धर्म के नाम पे हमें धंधा नहीं करना है, करप्शन नहीं करना है। ठीक है, फॉर अ बेटर गुड, फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी यू कैन एडवर्टाइज। ओके, ये हो गया दो चीज़ें, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया आर्टिकल 25 के बारे में। नाउ आर्टिकल 26 को ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि ये आई थिंक नो नॉट आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 का ये पहला पार्ट था और ये आर्टिकल 25 का सेकंड पार्ट है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आर्टिकल 25 का जो दूसरा पार्ट है उसमें बोलता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, आर मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। इसमें 6 रेस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, व्हेन आई से 6 रेस्ट्रिक्शंस, किन किन मामलों में स्टेट रिलीजियस फ्रीडम को लिमिट कर सकता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अंडर विच सर्कमस्टांसेस अ स्टेट और अ कंट्री कैन, आवर कंट्री कैन लिमिट रिलीजियस फ्रीडम। बताइए, कुछ है आइडिया?
राइट, अरे इसको तो 6, 2 पार्ट्स हैं इसमें। आर्टिकल 25 1 में यहाँ लिखता हूँ 4 हिस्से हैं। आर्टिकल 25 यहाँ 2 में 2 हिस्से हैं। पर जैसे गौरव ने कहा दैट 4 हिस्सों में एक पब्लिक ऑर्डर है, एक है हेल्थ के मामले में वी कैन लिमिट, एक है मोरालिटी के मामले में। मोरालिटी का मामला क्या होता है? मोरालिटी का मामला अगर लगता है किसी को दैट दिस इज नॉट एथिकल और some provisions of Muslim Marriage Act is not ethical, it is not based on the moral grounds, then उस चीज़ को उतना लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, चौथा जो आता है वो है नहीं है, जो सारे राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं एंड इफ दे आर लिमिटिंग एफआरस, ठीक है, ध्यान से समझना। 4th पार्ट है, उसमें लिखा है कि जितने भी राइट्स हैं ये 25 के अंदर वो एब्सोल्यूट नहीं है एंड इफ दे आर लिमिटिंग फंडामेंटल राइट्स देन इट कैन बी लिमिटेड, मतलब लिमिटेशंस रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ठीक है, 6 में हम आते हैं, 6 को हम इधर खींच के ले आते हैं। 5वां जो हमारा पॉइंट है वो है सोशल वेलफेयर। समाज के कल्याण के लिए अगर कुछ कोई कार्य ज़रूरी है, अनिवार्य है, तो वो हम कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर, किसी धर्म के सुधार, पॉजिटिव जो एस्पेक्ट होता है वो हम कर सकते हैं। इसको धर्म सुधार के नाम से आप समझ लो। जो लास्ट है वो 6, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्युलर एस्पेक्ट एसोसिएटेड विथ रिलीजियस एक्टिविटी, सेक्युलर एस्पेक्ट रिलेटेड विथ रिलीजियस एक्टिविटी, इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे नॉट एवरीथिंग इज सेक्युलर। मंदिर में अगर आप जाते हो तो मंदिर में या मस्जिद में पूजा कैसे होगी, ये एक धार्मिक रिलीजियस थिंग है, बट पूजा में कौन कौन आएगा दैट इज आई मीन वो सेक्युलर सब्जेक्ट है। ठीक है, पूजा में प्रसाद बटेगा, दैट इज धार्मिक, लेकिन पूजा के प्रसाद में जहर ना मिला हो, दैट इज स्टेट, समथिंग स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज सेक्युलर। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज में या हिंदू पर्सनल लॉज में अगर रिलीजियस फैमिली मैटर्स के अंदर या कुछ रिलीजन मैटर के अंदर ज़मीन को लेके कोई विवाद होता है तो दैट ज़मीन इज़ अ सेक्युलर सब्जेक्ट, इकोनॉमिकल सब्जेक्ट। जैसे हमारा जो वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ के बहुत प्रसिद्ध एक पुजारी हुआ करते थे। ही सेड दैट जो जितने भी चढ़ावा चढ़ रहा है, ठीक है, जितना भी चढ़ावा चढ़ रहा है उसका ऑलमोस्ट 50% या ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए, बिकॉज आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग। ठीक है, लोगों ने उस पर प्ली डाली, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली एंड देन सुप्रीम कोर्ट सेड बॉस, ये पब्लिक का पैसा है, आपको आपकी सैलरी मिलेगी जो आपकी है, ये दिस इज अ सेकुलर सब्जेक्ट, सेकुलर स्टेट। आप धर्म को और सेकुलर को अलग ही रखें। जहाँ पे जो ज़मीन है, लेट्स से मंदिर बना है, मस्जिद बना है, गुरुद्वारा बना है, जो ज़मीन है, ज़मीन इज लैंड, लैंड इज व्हाट, सेकुलर सब्जेक्ट। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे सेकुलर एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद रिलीजियस एक्टिविटी, वहाँ पे हम लिमिट कर सकते हैं जो भी रिलीजियस फंक्शन होगा, एक्टिविटीज होगी। ठीक है, सेकुलर मामला है, धर्म का मामला नहीं है। तो हम अब इसको आगे चलते हैं। तो एक और चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे चल के ये बोला था कि आर्टिकल 25 जो है एब्सोल्यूट, आर्टिकल 25 is not an absolute
एब्सोल्यूट, अरे यार, हाँ, एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी काम करेगी। And I think somebody asked me what was the doctrine of essentiality in somewhere in few of my classes sessions में। doctrine of essentiality वही होती है जो अभी जैसे गौरव ने लिखा है कि public health के लिए, ठीक है, आपको कोई चीज़ हम लिमिट कर सकते हैं। जो एसेंशियल चीज़ें होंगी वो हम सिर्फ रखेंगे धर्म में, बाकी चीज़ें हम लिमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट लाउड स्पीकर अजान जो मुस्लिम के हैं, ठीक है, वो लाउड स्पीकर पे देते हैं। सो आप बताओ क्या वो एसेंशियल है? इज इट मैंडेटरी? यस, नो, मे बी। राइट, सो नमाज इज एसेंशियल, लाउड स्पीकर इज नॉट एसेंशियल। लाउड स्पीकर का जन्म तो अभी हुआ है यार, इसका इनोवेशन तो अभी हुआ है लाउड स्पीकर का, ये थोड़ी है एंशियंट टाइम से। इट इज नॉट एसेंशियल, सो द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी लाइज हियर, दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो जो मैंने सेक्युलरिज्म में भी जिक्र किया था, should you guys have attended my secularism session, Article 13। Article 13 is very very important article। Basically क्या हुआ, just understand here, just because of one wrong interpretation by Supreme Court in 1951, एक गलत इंटरप्रिटेशन से बहुत कुछ हो गया। कई ऐसे गलत जजमेंट चले गए जहाँ पे जिंदगियां बर्बाद हो गई और एक गलत मैसेज गया सोसाइटी में। तो जजमेंट क्या था ये आप लोग मुझे बताओगे, मैं 2-3 बार इसका नाम क्या है बताइए। नाम NAM, इट्स अ केस। हाँ भाई, इट्स अ केस, इट्स नॉट अ केस ओनली, इट्स अ ब्लेमिश। अप्पू चप्पू नहीं है, नरासू अप्पा माली, 1951। उस केस को समझने के लिए शंकरी प्रसाद केस, नो पायल। सो टू अंडरस्टैंड दैट केस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज आर्टिकल 13, वेरी क्रूशियल आर्टिकल। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू गाइज दैट वो आर्टिकल 25, 26 और आर्टिकल 14, 15, Yes, sir, नरासू 21 अप्पा और माली। 44 के बीच में जो आर्टिकल आता है Yes, sir। वो ये जनाब है। यही गेम बिगड़ा है, किसी ने मुझसे पूछा भी था। दिस इज द राइट मोमेंट टू टेल यू गाइज। फर्स्ट बेसिकली इसमें ये था, आई टेल यू थोड़ा सा जल्दी में, संक्षेप में, दैट should any body's fundamental right get hindered in pre-constitutional laws, then the entire section or the statement will get nullified। अब क्या होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझिए। आज़ादी के पहले जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे, जितने भी लॉज थे, दिस इज राइटिंग प्री कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यू रिमेंबर शारदा एक्ट। अब ये सारे एक्ट्स खुल के आएंगे, अब आपको समझ में आने लगेगा। शारदा एक्ट तो याद होगा ना आप लोगों को, यस नो? सर्च करने लगे क्या गूगल पे? शारदा एक्ट, 18 साल वाला एज भूल गए, 1929 में। ओके, देशमुख एक्ट, देशमुख एक्ट भूल, याद है? 1939 में, जहाँ पे पहली बार वुमेन को, डाइवोर्स वुमेन को प्रॉपर्टी राइट, यस सूर्या, थैंक यू।
एंटाइटलमेंट मिला, लिमिटेड स्टेट मिला, शी कैन बी पार्ट ऑफ एंटाइटल टू बी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, ये देशमुख एक्ट। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट आर्टिकल 13 वो ये कह रहा है कि जितने भी लॉज थे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, वो लॉज अगर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करता है तो वो उतना लॉ जो है वो वॉइड हो जाएगा। समझ में आया? शुड एनीबडीज फंडामेंटल राइट गेट्स हिंडर इन प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज then the entire section of that statement or law will get nullified। ठीक है, इसमें दो चीजें थी। एक याद रखना यहाँ पे थी, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन फोर्स, दूसरा था पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का यहाँ वही मतलब है दैट should anybody's fundamental right get hindered by any constitution has been made post independence, then that law or that act will get nullified or get abolished or may get removed from the judgment। ठीक है, ये है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे जो आया है वो लॉज लिखा है, इन फोर्स नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका मीनिंग अभी समझाऊंगा तुमको। और थर्ड में ये बताया है, डेफिनेशन दी गई है दैट व्हाट इज लॉ इन फोर्स एंड व्हाट आर लॉज। अंडरस्टैंड इट वेरी माइन्यूटली बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ आर्टिकल 13। अगेन आर्टिकल 13 फर्स्ट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जिसे शारदा एक्ट, देशमुख एक्ट है। आर्टिकल 13 का जो पार्ट 2 है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, दैट इज एनी, यू पिक अप एनी आर्टिकल जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बने हैं। लॉ इन फोर्स का मतलब है एनी लेजिस्लेटिव बॉडी और अथॉरिटी उन्होंने ये पास किया हो। लॉज का मतलब है एनी ड्यूटीज और कस्टम्स, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, वो इससे जुड़ा है और ये जो है इससे जुड़ा है। ठीक है, और इसी बेस पे नरासुअप्पा माली का जजमेंट, एंटायर जजमेंट वाज देयर। सो लेट अस डिस्कस दैट, व्हाट वाज नरासुअप्पा माली। इट वाज 1951। ठीक है, अंडरस्टैंड द केस। इसको मैं रिमूव कर दूं, यस नो? हाँ, मतलब शैल आई रिमूव दिस एंड आई विल डिस्कस द केस। With the help of this case, we will understand what did the Article 13 happen. So you guys can hear me clearly, right? So what is the case? नरासुअप्पा माली, NARASU, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, NARASU, नरासुअप्पा माली, माली गार्डनर, वो वाला माली, 1951। सर केस का नाम एक ठीक है, बोलिए। लेट्स स्टार्ट हियर। सो दिस मैन, और ये याद रखना, मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए बना देता हूँ आर्टिकल 13(1), 13(2) और 1 and 2 में लॉ इन फोर्स एंड यहाँ पे लॉज है। ठीक है, ये PC प्री कॉन्स्टिट्यूशन, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रेफरेंस के लिए आप लोगों के। नरासुअप्पा माली, ही वॉज हिंदू बाय रिलीजन। ठीक है, महाराष्ट्र का केस था ये। उस टाइम पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ नहीं था, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज ऑल टुगेदर, जिसको शायद सौराष्ट्र बोलते थे।
ये था वो केस. ओके, इन्होंने क्या किया भाई साहब ने, दैट उस टाइम पे एक्चुअली 1946 में there was an act passed in from Bombay High Court. That's Prevention of Hindu Bigamy Act. Prevention of Hindu Bigamy Act of Bigamy Act ऐसे लिख देते हैं, of 1946. ठीक है. तो नरासू अप्पा माली, what he did that he got married with woman जो उनकी वाइफ बनी, एंड उनसे उनको बेटा नहीं था. ठीक है, सन नहीं हुआ. सो केस ये बनता है. अच्छा, मतलब ही प्रेजेंटेड द राइट थिंग. ही सेड दैट आई एम अ हिंदू, माई वाइफ इज ऑल्सो हिंदू, बट आई डोंट हैव एनी सन. जब मैं मरूंगा, व्हेन आई विल डाई, हु विल डू माई पिंडदान? पिंडदान हिंदुओं में बेटा ही करता है. राइट? मैं गलत हूंगा तो बताना. ठीक है, पिंडदान हिंदुओं में बेटा ही करता है. तो मेरे पास तो बेटा है नहीं, इसलिए अब मैं दूसरी शादी करूंगा. बिकॉज ही गॉट सपोर्ट फ्रॉम आर्टिकल 25. ओके, ही सेड कि अब मैं सिंस आप लोगों ने बाइगेमी एक्ट, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव इंट्रोड्यूस प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगेमी एक्ट, आई कैनॉट गेट मैरिड इन अंडर हिंदू सिस्टम. देयरफॉर आई एम मूविंग आउटसाइड फ्रॉम हिंदू सिस्टम. आई एम गोइंग टू मैरी somebody else in अंडर मुस्लिम कम्युनिटी. बिकॉज अंडर मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे तो चल रहा है, वहाँ पे तो बाइगेमी अलाउ है, तो मैं वहाँ जाके शादी करूँगा. ठीक है, तो वो आर्टिकल 25 को बेस बना के ही वेंट एंड सेड ही सेड कि दिस इज माय मूल अधिकार. हु विल डू माय द लास्ट राइट्स व्हेन आई विल डाई? पिंडदान कौन करेगा? लड़का तो करेगा, रीति रिवाज कौन करेगा? लड़कियां करती नहीं है. ठीक है, एंड ही सेड ऑल द रिलीजन एक्सेप्ट मुस्लिम्स आर प्रोहिबिटेड टू प्रैक्टिस बाइगेमी. उसने क्वेश्चन खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, व्हाई? ही सेड जब हिंदू में नहीं है, सिख में नहीं है, जैन में नहीं है, क्रिश्चियन पारसी किसी में नहीं है, तो मुस्लिम में क्यों है? ही सेड तो आर्टिकल 14, दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 14, दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 15. राइट? सो ही प्रेजेंटेड लॉट्स ऑफ थिंग. दूसरा उसने कहा दैट इवन आईपीसी, आपकी आईपीसी भी यूनिफॉर्म नहीं है. यहाँ पे सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी ये कहती है एक्सेप्ट मुस्लिम्स शुड any religion opt for bigamy or polygamy, then he or she should be punished under IPC section 495, जिसको implement होगा. He told Supreme Court that आप बताओ, यहाँ पे भी आप ये कह रहे हो, तो मैं कैसे मान लूँ? तो मैं आर्टिकल 25 के तहत मैं जाऊँगा, मैं दूसरी शादी करूँगा अंडर मुस्लिम कम्युनिटी. ठीक है, ये केस था टोटल. सो what happened? So एक बार yes no करके बता देना कि did you guys understand what was the case? Oh, चलो हटा दे. Yes sir, all back full sir. Okay. Again यहाँ बनाना पड़ेगा मेरे को, वो हम बात कर लेंगे. ठीक है. So सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो बेसिकली 2-3 क्वेश्चंस आए दैट अगर ऐसी बात है तो फिर इक्वालिटी के नाम पे, यूनिफॉर्मिटी के नाम पे जो 1946 का एक्ट है, इट शुड गेट वॉइड. नाउ यू विल अंडरस्टैंड 13(1) जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल था, 13(2) जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल था, और 13 में सॉरी जो इसमें 1 और 2 में ये बताया गया है अबाउट लॉज इन फोर्स लॉज.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट, not the Supreme Court, the question was that कि the basic question was that this article basically was a prohibiting the uniformity, because this is a pre-constitutional law, 1946 का है, so how can it be valid, right? तो क्या हम पर्सनल लॉज को आर्टिकल 13 के तहत रिव्यू कर सकते हैं? ऐसा कुछ आया था आर्टिकल, पर्सनल लॉज को आर्टिकल 13 के तहत रिव्यू कर सकते हैं। देखो यहीं पे जो था वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसने ये बोला कि एंड दिस इज़ द ब्लेमिश, उन्होंने ये बोला कि किसी भी धर्म के पर्सनल लॉज को आर्टिकल 13 का बेस नहीं माना जाएगा। एनी रिलीजन, okay, any religion, I mean the personal laws of any religion will not be reviewed. तो basically उनको रिलीजन लॉज आर्टिकल 13 के अंदर उन्होंने मना कर दिया। ओके, which means they said that जो शरीयत लॉ था ना, जो शरीयत लॉ था 1935 का, रिमेंबर, जिसमें ये कहा गया था दैट ऑल द सिविल मामला विल गो इनसाइड शरीयत लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ये लॉ नहीं था, ये कस्टम था, इट वॉज देयर कस्टम। ठीक है, मतलब यहां आ गया सिस्टम ये कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में अगर कोई कस्टमरी या कोई ड्यूटी फॉर्म होती है, इज टोटली एक्सेप्टेबल अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉज। ठीक है, आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि ये एक्ट नहीं था, एक्ट अगर होता तो वो इसमें फॉर्म होता, तो ये नल एंड वॉइड हो जाता केस वहीं के वहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो एक्ट था ये एक एक्ट था ही नहीं, ये एक कस्टम था, इज जस्ट टू टेल द मुस्लिम रिलीजन दैट ऑल द लॉज विल फॉल अंडर, ऑल द सिविल लॉज विल फॉल अंडर शरीयत, सो दिस विल गो अंडर कस्टम। ये उनका कस्टम है। मतलब ये हुआ कि 1951 में इंडिया आज़ाद हो चुका था, जब केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ये हो गया। ठीक है, अंडर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग कस्टमरी लॉज अलाउड थे। ये रेफरेंस दिया, मतलब उन्होंने साफ साफ यही बताया कि पर्सनल लॉज आर्टिकल 13 के तहत रिव्यू नहीं कर सकते, और ये सबसे बड़ा कलंक है। और आज तक टिल डेट कोई नहीं मुंह खोलता है इसके बारे में। एवरीबडी थॉट अबाउट दैट इट शुड गेट, समय के साथ वी विल इम्प्रूव दिस, बट नरासू अप्पा माली केस का जो जजमेंट है वो ख़राब जजमेंट था, वो जजमेंट अच्छा नहीं था, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन एन एक्ट ऑफ 1937 be still valid under, I mean after post independence of this post independence in our constitution, though when it still restricts all our almost every our fundamental right, 4-5 तो restrict करता ही है, जो कि बहुत important है, जो कि absolute है ये, लेकिन सिर्फ इस जजमेंट की वजह से यहाँ पे कस्टम्स अलाउ हैं, इस वजह से इसने अभी भी चलता रहता है ये। ओके, सो 2018 में व्हेन शबरीमाला का जो जजमेंट आया था इन 2018, शबरीमाला का जो जजमेंट था उसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जस्टिस, ही इज़ द सन ऑफ वाई.वी. चंद्रचूड़, बहुत महान जज थे ये भी अभी भी दिखते हैं, न्यूज़पेपर में दिख जाएंगे आपको। डी.वाई. चंद्रचूड़ में एक ओपिनियन के ज़रिए उन्होंने कहा कि नरासू अप्पा माली का जो इंटरप्रिटेशन था वो बहुत गलत था।
फ्लॉड था, इनकरेक्ट था। हमें यूसीसी के बारे में सोचना चाहिए. वी शुड थिंक अबाउट यूसीसी एंड ऑल, बिकॉज if we consider if we consider Narasu Appamali's case judgment as our legal interpretation, so this will give an example of a theocratic state, that we made laws in favor of religion. We did not make laws in favor of democratic constitution. ठीक है, तो ये केस था आप लोगों के सामने. आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा. एंड एक और था, इसी केस का एक टर्निंग पॉइंट होता है. 5 मिनट के अंदर मैं ये थोड़ा सा समझा दूंगा. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड नरासु अप्पामाली's केस? यस, नो? थैंक यू. टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आया. यू कैन से टर्निंग पॉइंट और बर्निंग पॉइंट. शाह बानो केस, किसी को पता है शाह बानो केस का? आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट इट. दीज आर वेरी वेरी पॉपुलर केसेस. Yes, sir. एनीबडी नोज अबाउट इट? गौरव? सूर्या? राजीव गांधी. राजीव गांधी तो यार बाद में हुआ था, पहले जजमेंट आई थी. जजमेंट क्या क्या थी? जड़ तो पता है आपको गौरव, लेकिन हाँ, तो एलिमनी बेसिकली. शाह बानो केस वॉज रिलेटेड टू मेंटेनेंस. ठीक है, एलिमनी का मामला था. बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, बहुत दिलचस्प केस था, बहुत ही बढ़िया जजमेंट हुआ था इसमें. ओके, सो इंदौर में शादी हुई थी इनकी. मध्य प्रदेश वाले थे ये. इंदौर में इनकी शादी हुई. एंड शाह बानोज हस्बैंड वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर वकील. ओके, बहुत अमीर थे. अहमद खान नाम था उनका. ही वॉज वेरी, वकील था, सोचो, मतलब रसूख था, रुतबा था, अच्छा, लोग जानते थे उस समय पे. इनकी आयु, आई एम टेलिंग यू द स्टोरी अराउंड ये 1932 में इनकी शादी हुई थी. और उस समय में ये 5-6 हज़ार रुपये कमाते थे. ठीक है, बहुत पैसा रुपया था. सर माई बैटरी इज लो, इट में डिस्कनेक्ट. ठीक है, नो प्रॉब्लम पायल. वो हम चैट रूम्स पे डिस्कस करेंगे जजमेंट एंड केसेस, टाइम मिलेगा तो. ठीक है, शाह बानो 16 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी. 5 बच्चे थे. ठीक है, इन भाई साहब ने क्या किया कि शादी के 15 साल बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी को भी साथ में ही रखा. तो ये पहली बीवी, ये दूसरी बीवी, दोनों को साथ में रखा और मैनेज कर रहे थे. भाई वकील थे, उनको पता था कि अगर अलग रखेंगे तो मेंटेनेंस और वो, अरे बहुत सारे पचड़े पड़ जाएंगे, केस पड़ जाएगा. तो दोनों को साथ रखा और लगभग 20-25 साल साथ में रहे. ओके, 20-25 ईयर साथ में रहे. एंड देन उसके बाद अहमद खान ने शाह बानो को बोला कि आप अब निकलिए घर से. ठीक है, शाह बानो को उन्होंने कहा तुम घर छोड़कर जाओ. और ही सेड कि भैया मैं आपको कुछ 200 रुपए की राशि दूंगा, आप चले जाओ घर छोड़ के. तो इन्होंने क्या किया कि ये 1975 में घर छोड़कर चली गई. 200 रुपए से इनका गुजारा हो रहा था. अब अहमद खान ने क्या किया, 1978 में मेंटेनेंस जो 200 रुपए देते थे वो देना बंद कर दिया, 0. एंड बाय दैट टाइम शाह बानो वाज लाइक
above 50 years old, 55, 60 के पास थी वो. So it was difficult for her to maintain, okay? And therefore, with the help of a senior advocate, she filed a case in Supreme Court against Mr. Khan under section 125 of CRPC. यहाँ पे आप ध्यान रखना है आपको, CRPC के सेक्शन के अंदर इन्होंने केस फाइल किया इंदौर कोर्ट में. ओके, CRPC सेक्शन 125 में ये लिखा है कि आइदर और डाइवोर्सी और मदर फादर और चिल्ड्रन बिलो 18, if they are not working, they are dependent on husband, she is dependent on child, he is dependent on children, he is dependent on his father, then 500 रुपए प्रति महीने, per month, he is liable to give everybody. ठीक है. जब इनको पता चला अहमद खान को कि शाह बानो हैज़ knocked the door of the high court, so what Ahmad Khan did, he was काबिल वकील, so अहमद खान ने शाह बानो को तुरंत 3 तलाक बोल दिया और इन्होंने कहा कि ऐसा है शाह बानो, तलाक, हमारा रिश्ता ख़त्म, और 3 महीने के बाद मैं आपको लगभग 5400 रुपये दूंगा, 5400 रुपीज़, और मामला ख़त्म करिए. ठीक है. He tried to sort out in another way, but अब ये क्या हुआ, मिस्टर खान said that मैं इसको पे करूँगा, but अब यार एक बात बताओ, she was 60 plus and how will she manage 54,000 कब तक चलेगा, 5400 कब तक चलेगा. So she filed a case in the High Court again, and then High Court में क्या हुआ, that High Court इसको एक सेकेंड, 1978 में she filed a case in the High Court, and High Court said that आप अहमद खान every month you will pay ₹25 to शाह बानो. ठीक है, मैं 1978 की बात कर रहा हूँ. He was in a state of giving 5400 rupees, but Shah Banu, she knocked the door of High Court of Madhya Pradesh, and then High Court said, you are absolutely right, Ahmad Khan will give 25 rupees. You remember that ये CRPC के तहत गई थी, इसलिए इसका जजमेंट ऐसा हो रहा था. समझ में आया? क्योंकि CRPC में ये मेंशन है. नाउ मिस्टर खान, ही वॉज वेरी रसूख वकील, उनको लग गई बात, जहन में आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा भी कुछ ईमान, धर्म है, सम्मान है, मैं भी जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं भी देखूंगा, सारी चीज़ें तो ठीक हैं. सो मिस्टर खान गए हाई कोर्ट 1980 में, और हाई कोर्ट ने कहा दैट मिस्टर खान, आपके तथ्य जो हैं, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, एविडेंसेस हैं, वो गलत हैं, because the case has been filed under CRPC, and based on the CRPC you have to give the alimony and maintenance fee, and वो जो 25 रुपये जो लोअर कोर्ट ने दिया था उसको इंक्रीज करके 179 रुपीज़ कर दिया, देना होगा. ये तो देंगे ही, वो 25 रुपये ऐड कर दिया, 179 भी और देंगे. मिस्टर खान को और बुरा लगा. ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट इन 1981, और ये केस इसलिए, इससे पहले भी 2-3 केस हुए थे वेयर थिंग्स गॉट सॉर्टेड विद द सेम वे. ओके, दिस केस वाज सो मच पॉपुलर बिकॉज ही वाज अ वेरी एस्टेब्लिश्ड गाय, ही वाज वेरी सीनियर एडवोकेट, एंड बहुत नाम था, बहुत पहचान थी, इसलिए ये केस बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया. ओके, 1981 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी इन्होंने कहा कि सब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट की बात सही है, एंड द डिसीजन दे मेड इन द फेवर ऑफ. 1985 में लगभग 5 जजेस की बेंच बैठी, जिसमें YV चंद्रचूड़ थे मुख्य जज. मैंने बताया था ना, वो DY चंद्रचूड़ के पापा, ही वॉज द मुख्य जज इन इट. एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब तुम 10,000 रुपये दोगे, इन सारे अमाउंट्स के साथ ये भी दोगे, ये भी दोगे, ये भी दोगे, 10,000 रुपये दोगे
बिकॉज शी इज़ राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, नॉट ओनली विद द पक्ष, दे थॉट अबाउट द हर एज, हर सिचुएशन, एवरीथिंग, एंड दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये एक बेस बना, और यहाँ पे कोई भी शरीयत का कानून इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड फाइनली द वेरी वेरी ऑथेंटिक जजमेंट, एक टर्निंग पॉइंट मिला, एक एम्पावरमेंट मिला द मुस्लिम वुमेन, सो दैट दे कैन चेंज द सिस्टम, दे कैन चेंज देयर पैट्रियार्की और पर्सनल लॉज। ठीक है, सो मोटा मोटी हम लोग कवर कर चुके हैं। देयर आर फ्यू अदर केसेस, आई वांट यू ऑल टू गो अहेड एंड चेक इट आउट। जैसे एक नूर शबा खातून का केस था, एंड देन देयर वाज सायरा बानो का केस था, सबाना हाशमी का केस था। तो कुछ ये सारे केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड आई विल एंड हियर दिस सेशन, दैट देयर इज ओनली वन स्टेट इन इंडिया विच हैज़ गॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा है बताइए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट, गोवा में है। एक ही स्टेट है, और उसकी भी एक वजह है, बिकॉज हमें पता है दैट मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स सिंस इंसेप्शन, जब पोर्चुगीज़ थे तो क्रिश्चियंस थे, तो जब 1867 में पोर्चुगल सिविल, 1867 में 67 में तो पोर्चुगीज़, हमको पता है यहाँ पे हुक्म चलाते थे अपना। 1867 में पोर्चुगीज़ सिविल कोड आया, और उस सिविल कोड में भी बहुत यूनिफॉर्मिटी थी। द वे इंग्लिश लॉज थे ना, दैट इंग्लिश लॉज जो हम क्रिश्चियन लॉज पढ़ते थे वो बहुत यूनिफॉर्म थे, तो पोर्चुगीज़ सिविल कोड भी बहुत यूनिफॉर्म था, तो इनके यहाँ बहुत ज़्यादा इशू नहीं आया। ठीक है, 1880 में इन्होंने एक एक्ट निकाला था, जिसको मेरा नाम नहीं याद आ रहा क्या एक्ट था। बेसिकली यहाँ पे इसमें ये बोला गया था, फॉर हिंदूज़ जो नास्तिक होते हैं, जेंटाइल हिंदूज़, बाइगेमी के लिए, बाइगेमी तभी कर सकते हैं आप अगर माँ 25 साल तक, 25 ईयर्स तक मदर अगर माँ नहीं बन पाई, या फादर 30 साल तक वो फादर नहीं बन पाया, ठीक है, तो वो बाइगमी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई केस आया ही नहीं था उस टाइम पे। एक्चुअली वो अडॉप्ट कर लेते थे, ठीक है, बच्चा करते नहीं थे, शादी करते नहीं थे, वो अडॉप्ट कर लेते थे किसी बच्चे को। तो यही एक केस था, और बाकी सब बहुत सही सिस्टम था, सक्सेशन एक्ट एंड ऑल। तो बेसिकली क्या हुआ, आज़ादी के बाद जो उनका मैरिज एक्ट है, गोवा में सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होता है। अगर आप शादी कर रहे हो कहीं पे भी गोवा में, तो स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होगा, ठीक है, 1954 का। इसके तहत आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन सब बराबर हैं, ओके। और ये प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ अच्छे तरीके से होता है। मैरिज के में ये फॉलो करते हैं वो। सक्सेशन के लिए जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है अपना 1925 वाला, वो फॉलो करते हैं, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट बहुत यूनिफॉर्म है, ठीक है। जो पारसीज में लागू होता है, जो हिंदूज़ में लागू होता है, क्रिश्चियन में लागू होता है, मुस्लिम के लिए भी यहाँ पे इंडियन सक्सेशन एक्ट है। इसलिए आप देखोगे गोवा में मुस्लिम्स बहुत कम हैं, ठीक है। और जो अडॉप्शन का मामला है, हमने पढ़ा था, जे एक्ट आया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अडॉप्शन के मामले में जे एक्ट मतलब कि कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। हमें याद है, मैंने आपको बताया था कि अडॉप्शन है ही नहीं मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, जूस में, पारसी में अडॉप्शन नहीं है। लेकिन अगर जे एक्ट के थ्रू एनी पारसी, मुस्लिम और एनीबडी वांट्स टू अडॉप्ट समबडी फ्रॉम दिस एक्ट, ही और शी कैन अडॉप्ट, ओके। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्रहेंसिव, एक अच्छा तरीका है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन थी 1-2, वो हम चैट रूम्स में डिस्कस कर लेंगे। बट गोवा का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। यू कैन रेफर वाई। आप you have to be substantive every time. For let's say if tomorrow I will give you a question on uniform civil code, then of course you have to mention that the entire state of India or the population of India must learn from the policies and the amendments they have made and followed in Goa.
मैरिज के मामले में स्पेशल मैरिज एक्ट चलता है, ठीक है। बच्चों के अडॉप्शन के मामले में जे एक्ट चलता है, एंड देन फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट चलता है प्रॉपर्टी वगैरह और बच्चों जो फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनके मामले में। मोर और लेस ये पूरा सेम था, ओके। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। एक दो जो केस है वो हम डिस्कस करेंगे चैट बॉक्स में, चैट रूम्स में। अब बताइए कैसा था, कैसा रहा? कुछ तो सीखा होगा आपने, नहीं सीखा होगा तो ये इज़ फेलियर ऑन माई पार्ट, मैं सही से समझा नहीं पाया। अरे थैंक यू सर, फिर वही थैंक यू। बताइए ठीक लगा? योर स्टोरी टेलिंग इज़ ग्रेट सर। सो एक हम काम करते हैं, कल वी विल सेट एट 5 PM 6:30 ऑन द, ये क्या नाम है सर, अगर आप बोलो तो मैं समराइज़ कर देता। हाँ करिएगा, हम लोग बात करेंगे कल उस पर चैट रूम पे। आप लोग रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हो, मैं भी डाल सकता हूँ, उस पर बात करते हैं। लेट्स डिस्कस, लेट्स थिंग्स हैव डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि भाई आप लोग क्या क्या कितना समझे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और अच्छा लगा। ये एक जर्नी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इट वाज नॉट इजी। आप लोगों के बिना ये कंप्लीट नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड परसिवियरेंस। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्ट करना, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक होगा, कल डिस्कस करेंगे हम, और वो टॉपिक उठाएंगे और लेके बैठेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड योर टाइम। मिलते हैं टुमारो, ठीक है? चलो, जय हिंद, जय भारत, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।